आज हम लोग एक नए पार्ट की शुरुआत करते हैं, कैपेसिटेंस। ठीक है, आज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लगा लो लास्ट पार्ट है, इसमें कैपेसिटेंस वो वाला पार्ट हम शुरू करते हैं। और पोटेंशियल से कैपेसिटेंस के बीच में कुछ टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हैं, एनसीईआरटी बुक में, समथिंग रिलेटेड टू डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। वो मैं कैपेसिटेंस का एक पार्ट बना के इसमें लेंगे हम बीच में। ठीक है, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में ही हम उसे शामिल कर रहे होंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, ये लगा लो, एंड दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एक वर्ड है, जैसे रेजिस्टेंस पढ़ा आपने 10th में, या अभी हमने कल पेपर भी डिस्कस किया था, उसमें भी रेजिस्टेंस वर्ड आ रहा था। जिस तरह से रेजिस्टेंस होता है वैसे ही कैपेसिटेंस होता है। अब शुरुआत अगर हम यहीं से करें कि कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है, कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है, क्या होता है कैपेसिटेंस। देखिए, कैपेसिटेंस का एक होता है क्वालिटेटिव मीनिंग, क्वालिटेटिव मीनिंग, और एक आपका होता है क्वांटिटेटिव मीनिंग। एक क्वालिटेटिव मीनिंग, एक क्वांटिटेटिव मीनिंग। चलो मैं एक बार रेजिस्टेंस का मीनिंग आपसे पूछता हूं, आप बताओ रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस की क्वालिटेटिव मीनिंग क्या है, क्या करने के काम आता है रेजिस्टेंस। स्टॉप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, रेजिस्टेंस का क्या बताया आपने, दोबारा बताएंगे। स्टॉप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू करंट। क्वालिटेटिव मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू करंट, लेकिन जो क्वांटिटेटिव मीनिंग होता है, क्वांटिटेटिव मीनिंग वो होता है R बराबर V बाई आई। V बराबर आई आर पढ़ा है आपने 10th में। यस सर। तो वहां से R आता है V बाई आई, दैट इज द क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस। क्वालिटेटिव मीनिंग अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे देखिए, क्वालिटेटिव मीनिंग का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। मेरे दोबारा एक्सप्लेन करना, मेरा नेटवर्क सही नहीं था। एक मिनट, एडमिट ऑल। हाँ जी, क्या कह रहे हो, दोबारा रिपीट करूं, क्या बताया अभी तक। यस सर। ठीक है, अभी करता हूँ। ये बच्चे आए जा रहे हैं। राहुल 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 कितनी बार एडमिट हो गए। देखिए, जिस तरह से आज हम जो शुरू कर रहे हैं, मैं एक बार दोबारा से बताता हूं। आज जो हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कैपेसिटेंस। जिस तरीके से आपका रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस जो आगे आएगा, जो हम 10th में पढ़ चुके, 12th में अगला कैपेसिटेंस वाली यूनिट से अगली यूनिट है रेजिस्टेंस, वहां हम देखेंगे। तो रेजिस्टेंस की क्वालिटेटिव मीनिंग में हम ये बोला करते थे कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, या कोई भी मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी है टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन क्वांटिटेटिव मीनिंग कि भाई रेजिस्टेंस होता कितना है, तो उसकी डेफिनेशन होती है V बाई आई। कहीं वोल्टेज V लगाई और करंट आई जा रहा है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज V बाई आई, या जिसे आप V बराबर आई आर के तौर पे याद रखते थे। क्या ये ध्यान है सभी को, रेजिस्टेंस और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। ऐसे अब हम आ रहे हैं कैपेसिटेंस के मीनिंग पे। तो कैपेसिटेंस में सबसे पहले मैंने बताया क्वालिटेटिव मीनिंग, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। देखो,
कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, वो कितना अपने पे चार्ज स्टोर कर सकता है? देखो बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा। कारण है, एक कंडक्टर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या वो उसके सिग्मा पे डिपेंड करती है या नहीं? Yes, sir. है ना? सिग्मा जितना ज्यादा होगा फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? और फील्ड जितना ज्यादा होगा वो बाहर की एयर का ब्रेक डाउन करवा सकता है। अगर कंडक्टर के बाहर एयर है, फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा, तो जो नॉन कंडक्टिंग एयर है वो उसको कंडक्टिंग बना सकता है, जिसे हम स्पार्किंग के रूप में देखते हैं। जो स्पार्किंग हो जाती है, नॉन कंडक्टिंग एयर को वो कंडक्टिंग बना सकता है, और कंडक्टिंग बनाने के बाद वो चार्ज लीक आउट हो जाएगा, तो वो उसमें टिक ही नहीं पाएगा। तो कैपेसिटेंस अच्छा तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा चार्ज आप स्टोर कर पा रहे हो विदाउट मेकिंग द एयर नॉन कंडक्टिंग, विदाउट मेकिंग द एयर कंडक्टिंग। ठीक है, ये आपकी जो मीनिंग है, दिस इज द क्वांटिटेटिव। बल्कि पहले कैपेसिटेंस को कैपेसिटी ही बोलते थे, पुराने टाइम में कैपेसिटेंस को कैपेसिटी बोलते थे, अब तो हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है कंडक्टर, इसमें एक वर्ड आ रहा है कंडक्टर। इसका मतलब कैपेसिटर जो होता है ना, वो हमेशा एक कंडक्टर चाहिए हमें उसके लिए। और कैसे बनेगा कैपेसिटर हम देखेंगे। ठीक है, कैपेसिटर की जो एलिमेंट्स होते हैं, जो प्लेट्स उन्हें हम बोलते हैं, दीज आर कंडक्टर्स। ठीक है, मैं आऊंगा इसकी क्वांटिटेटिव मीनिंग पे। क्वांटिटेटिव मीनिंग क्या होता है, सुनिए। आप कोई भी दो कंडक्टर्स पास पास रख देते हो, मैं फिर से कहूं ये इंसुलेटर नहीं है। मान लो मैं इसको ए कहता हूं, इसको बी कहता हूं, तो ए एंड बी आर, दीज आर टू कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर ईच अदर। एक दूसरे के आसपास रखे हुए दो कंडक्टर हैं, दीज आर टू कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर ईच अदर। ठीक है, और मान लो आपने कुछ चार्ज दिया, कुछ चार्ज इस पे दिया, कुछ चार्ज उस पे दिया। एक पे चार्ज है Q1 और एक पे चार्ज है Q2। बीच में एयर है या जो भी है, बीच वाला मटेरियल आपका कैसा है? क्या लिखा मैंने? क्या लिखा है, दिख रहा है ना? बीच में क्या है? नॉन कंडक्टर। दो कंडक्टर्स जिन पे चार्ज Q1 और Q2 है, बीच में ज्वाइन कर दिया एक नॉन कंडक्टर। दोनों कंडक्टर्स आसपास रखे हुए हैं। अब मैं आपको क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस बता रहा हूं। और देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेस्ट पार्ट है वो ये फिनिशिंग पार्ट ही है। कैपेसिटेंस बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, फिनिशिंग पार्ट सबसे अच्छा है इसका, ये लगा लो। तो Q1 Q2 दोनों के बीच में कोई नॉन कंडक्टिंग पार्ट है। अब चार्ज इस पे भी है, चार्ज इस पे भी है, तो दोनों का कुछ पोटेंशियल भी होगा ना, सारे चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल। ठीक है, मान लिया मैंने ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, और बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द V। Q1 और Q2 दो कंडक्टर्स के बीच में जब नॉन कंडक्टर भरा हुआ था तो पोटेंशियल डिफरेंस है V। अच्छा, अब यहां देखो एक टर्म डिफाइन होती है इसकी, वोल्टेज। वोल्टेज तो यही है V तब है जब दोनों कंडक्टर्स के बीच में एक नॉन कंडक्टर है। अब एक टर्म यहां डिफाइन होती है चार्ज स्टोर्ड। मान लो मैं उसे Q से रिप्रेजेंट करूं। अच्छा, मुझे ये बता दो, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, और ये कैपेसिटर की तरह मैं देख रहा हूं, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर्ड कितना है बताओ? ना जी ना, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। अब इस चीज को अभी क्लियर करना है। होता क्या है, बच्चों का ये चैप्टर पूरा हो जाता है, कैपेसिटेंस चैप्टर पूरा कर जाते हैं, चार्ज स्टोर्ड का मतलब नहीं देखते, तो गलती कहाँ होती है, पहले टॉपिक पे ही ध्यान नहीं देते अच्छे से। चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर का मतलब है, कैपेसिटर मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी है चार्ज को रोक के रखने की, कि भाई अगर इनके बीच में एक कंडक्टर होता तो कितना चार्ज चला जाता, उसको आप नहीं जाने दे रहे हैं, दैट इज द चार्ज स्टोर्ड। क्या मतलब, अगर मैंने इन दोनों को एक कंडक्टर से ज्वाइन किया होता, करना नहीं है, अगर मैंने इन दोनों को एक कंडक्टर से ज्वाइन किया होता तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो करने के लिए, पोटेंशियल सेम करने के लिए
जो चार्ज फ्लो करके जाएगा एक से दूसरे की तरफ उसे हम बोलेंगे चार्ज स्टोर्ड। चार्ज स्टोर्ड का क्या मतलब है? चार्ज स्टोर्ड का मतलब है कि चार्ज दैट वुड फ्लो from A to B if they were connected by a conducting wire। मतलब कितने चार्ज को रोक के रखा हुआ है, कितने चार्ज को रोक के रखा हुआ है इस नॉन कंडक्टर ने, जो कैपेसिटर के बीच में है, इधर से उधर जाने वाले चार्ज को रोक के रखा हुआ है, उसे बोलते हैं चार्ज स्टोर्ड ऑन ए कंडक्टर। हमें चार्ज स्टोर्ड का मतलब समझ आ रहा है क्या है? जैसे मान लो दो कंसेंट्रिक स्फीयर होते, दो कंसेंट्रिक स्फीयर, अंदर वाले पे चार्ज है Q, बाहर वाले पे है 0। अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो कितना चार्ज चल के जाएगा बताओ? पूरा जाएगा, पूरा Q जाएगा, यानी कि चार्ज स्टोर्ड है Q। दूसरा केस अंदर वाले पे चार्ज Q और बाहर वाले पे भी चार्ज Q है। अब बताओ कंसेंट्रिक है दोनों, अब कितना है चार्ज स्टोर्ड? आपने पढ़ा है ना कि अगर आप कंसेंट्रिक स्फीयर्स को कनेक्ट करते हैं तो सारा चार्ज बाहर चला जाता है। बताओ। तो अगर अंदर वाले पे चार्ज Q है, बाहर वाले पे भी Q है, आपने कनेक्ट किया तो कनेक्ट करने में कितना जाएगा बाहर? Q। तो अब चार्ज स्टोर्ड 2Q नहीं है, वैसे तो दिख तो Q और Q 2Q रहा है, लेकिन चार्ज स्टोर्ड कितना होगा वहां पे? Q ही होगा। ठीक है। आपने एक ऐसा सवाल लिया था आपके टेस्ट में, एक स्फीयर है, उसका रेडियस है R, उस पे चार्ज है 3Q। दूसरा स्फीयर है, उसका रेडियस है 3R और उस पे चार्ज है Q। करवाया था, किया था ये सवाल? आपने जब कनेक्ट किया, कनेक्ट करने पे इस पे तो चार्ज हो गया था Q और उस पे हो गया था 3Q। तो कितना चार्ज ट्रेवल करके गया था? 2Q। भाई 3Q से Q हो गया तो चार्ज ट्रेवल कितना करके गया? 2Q। तो असल में अगर उसे कैपेसिटर की तरह देखते हैं तो जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो 2Q बोला जाएगा। और क्लियर होगा ना? और ये चीजें अभी लेके बढ़ेंगे तो उनमें क्लियर होगा। तो भाई ये बताओ, मैं क्वांटिटेटिव मीनिंग अब लिखूंगा यहाँ पे कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का क्वांटिटेटिव मीनिंग। अच्छा, कैपेसिटर क्या होता है? ऐसी अरेंजमेंट जिसका कुछ कैपेसिटेंस हो उसे हम कैपेसिटर बोल देते हैं। जैसे रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर जिसकी कुछ रेजिस्टेंस हो उसे हम क्या बोल देते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है। तो आपने C बाई डेफिनेशन होता है Q बाई V, स्मॉल q ये जो मैंने नीचे लिया था, ये इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन होती है Q बाई V। Q तो क्या चीज है यहाँ पे? Q तो क्या चीज है? चार्ज स्टोर्ड, जो कि आपको अलग से देखना है कनेक्ट करके कि कितना चार्ज चला गया होता। Q तो है चार्ज स्टोर्ड। और V क्या चीज है? V है पोटेंशियल डिफरेंस। कब? जब कंडक्टर ज्वाइन कर रखा है कि नहीं कर रखा है? नहीं कर रखा है। कंडक्टर तो हमें कभी भी ज्वाइन नहीं करना है, वो कैपेसिटर ही नहीं बचेगा। आपने अगर दो प्लेट्स के बीच में कंडक्टर ज्वाइन कर दिया तो जितना चार्ज चल सकता था सारा चला जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। वो कैपेसिटर ही नहीं बचेगा, उस वक्त कैपेसिटर नहीं बचेगा। लेकिन उस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी थी वो देखने के लिए हाइपोथेटिकली इमेजिनेशन आपको लेनी होगी कि अगर मैं वायर ज्वाइन करता तो कितना चार्ज इधर से उधर जाता और उस Q से V को डिवाइड करता तो C आता। तो अब आप बताओ, क्या क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्या दोनों मीनिंग आपको कैपेसिटेंस के क्लियर हो गए हैं? ठीक है। हम जब थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, चल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही रहे। यार ये राहुल कौन है? राहुल मैं कितनी बार एंट्री दे चुका हूं। सुनो, जब आप थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 3 आपके सर्किट एलिमेंट है, R, L एंड C। R, L एंड C। R तो क्या होता है? R हम किसके लिए बोलते हैं?
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की क्वालिटेटिव डेफिनेशन थी कि कैपेसिटी टू अपोज द करंट। सी कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। एंड एक आएगा आगे एल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का मतलब होगा कैपेसिटी टू अपोज द चेंज इन करंट। तो ये हम आगे लेंगे। रेजिस्टेंस होता है कैपेसिटी टू अपोज करंट और इंडक्टेंस होता है कैपेसिटी टू अपोज द चेंज इन करंट। खैर उन चीज़ों पे अभी नहीं जा रहे हैं, बट आप कैपेसिटेंस वाले पे अपने आप को फोकस करो। कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस, लेकिन एग्जैक्टली कैसे निकलती है वो ऐसे निकलती है। चलें तो आगे बढ़े, इसको अप्लाई करें कुछ। अच्छा, यहां से इसकी एसआई यूनिट और निकल जाएगी, यहां से इसकी एसआई यूनिट और निकल जाएगी। सी की क्या होगी बताओ? हम चार्ज की क्या होगी? ऊपर चार्ज है, कूलम, और वी वोल्टेज की क्या होगी? एसआई यूनिट वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को एक नए साइंटिस्ट के नाम पे बोला जाता है, फेराड। नई एक आपके लिए नया नाम है फेराड, फेराडे नहीं है, फेराड है, और सिंबल इसका है कैपिटल एफ। फेराडे किसकी यूनिट थी? फेराडे बताएं भाई, फेराडे किसकी यूनिट थी? क्या हमने कभी चार्ज की यूनिट्स पढ़ी? चार्ज की। एक मोल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स के चार्ज को हम बोल रहे थे फेराडे, ठीक है। तो लेकिन ये अलग है, ये फेराड। और फेराड प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ी यूनिट है। जो प्रैक्टिकल कैपेसिटर होते हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो फेराड तक ही बस पहुंच पाते हैं। माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 फेराड। एक फेराड तो काफ़ी बड़ी यूनिट हो जाती है कैपेसिटेंस की। नॉर्मल यूज में जो कैपेसिटर आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो फेराड तक के ही आते हैं, बाकी सवाल में तो कैसे भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए अब एक काम शुरू करें, कैपेसिटेंस निकालने वाला काम। और ये ध्यान रखना, इनको बोलते हैं प्लेट्स। ये जी किसी शेप के कंडक्टर हों, टू कंडक्टर्स, ये जो आप दो कंडक्टर लेते हो जिन पे कि आप ये चार्ज रख रहे हो, तो इनको हम बोलते हैं प्लेट्स, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। शेप प्लेट जैसी होनी जरूरी नहीं है। तो हम, अच्छा एक और चीज, C is equal to Q by V. Can we say that C is directly proportional to Q or C is inversely proportional to V? No sir. क्यों? ऐसा क्यों नहीं करेगा? दोनों पे नहीं, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। ये C जो है, it is independent of these electrical parameters. This is a constant of the arrangement. जैसे रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस आपको कोई वायर दे दे, उसकी रेजिस्टेंस दे रखी हो पहले से 10 ओम, क्या वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि आपने कितनी वोल्टेज लगाई है या कितना करंट गया है? उसकी तो वो रेजिस्टेंस फिक्स है। मेजर करने का तरीका है कि आप वोल्टेज लगाओ, करंट भेजो, फिर V/I करो। तो C ये यहाँ पे लिख लेना, इस फॉर्मूले के साथ लिख देना, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड C इज इंडिपेंडेंट ऑफ V। ये जो कैपेसिटेंस है ये ना तो Q पे डिपेंड करेगा ना V पे, क्योंकि Q/V रेशियो कांस्टेंट आएगा। ये इन चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ये उसकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्या है उन पे डिपेंड करेगा। लिख रहे हो ना आप? लिख लिए? Yes sir. देखो मैं आपको एनसीईआरटी बुक का साइज दिखाऊं, 12th की एनसीईआरटी बुक। क्या आपकी बुक भी इतनी मोटी है? No sir. ना, ये मेरे पास तो ये मतलब थोड़ी पुरानी किताब है जो अब 2 पार्ट्स की चल रही है। उससे पिछली बुक 1 पार्ट की ही हुआ करती थी, तो उसमें मतलब इस तरह से नहीं था डिवीज़न। और एक्चुअली पहले से थोड़ा ज़्यादा मैटर है उसमें, पहले से थोड़ा ज़्यादा मैटर है, लेकिन कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। तो ऐसा नहीं कि हम वो चीज़ें आपको करवा रहे हैं,
बट ये तो उस टाइम की है जब जैसे हमारे टाइम की, तो इसमें मैटर भी ज़्यादा है, एक आधा चैप्टर भी ज़्यादा है पीछे। अब तो बिल्कुल ही हट गए। कम्युनिकेशन वगैरह नहीं होंगे आपकी किताबों में या हैं? नो सर। सेकंड पार्ट में शायद वो भी हटा दिए गए, अब तो कुछ साल पहले तक तो थे। चलिए कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं अपना काम। अब हम एक चीज सीखें कि कैपेसिटेंस निकालना सीखें कि कैपेसिटेंस कैसे निकलता है। मैं बहुत देर मैंने इस चीज में लगाई है, अब मैं इसको अप्लाई करूंगा, बिकॉज जो मेरा जो अनुभव कहता है, ये लगा लो कि बच्चे कैपेसिटर चैप्टर खत्म कर जाते हैं, आप उन्हें यूं दे दो कि भाई एक पे चार्ज है Q और एक प्लेट पे चार्ज है -Q, कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर्ड कितना है, तो ये बताने में ही बहुत दिक्कत होती है। एक पे Q है, एक पे -Q। आधी जनता तो 0 बता जाती है, क्यों? वो तो सम ही कर दिया। आधे लोग आंसर Q बता देते हैं, वो सही हो गलत तो एक सेपरेट चीज है, लेकिन उनके पास लॉजिक नहीं होता। वो कहते हैं ये Q दिख ही रहा है इसलिए Q है। आप कितना होगा आपको सीधा पता होना चाहिए, कनेक्ट करने पे कितना चार्ज एक से दूसरे पे फ्लो कर रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने से। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालना स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम आप डालना स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें मर्जी है आपकी, दूर दूर दो कैपेसिटर ले, दूर दूर दो प्लेट्स ले सकते हैं, कंसेंट्रिक ले, कंसेंट्रिक ले सकते हैं। हाँ जी बताओ, कंसेंट्रिक लेना है कि दूर दूर वाला करना है, क्या करना है बताइए? कौन से आप शुरुआत करना चाह रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर में? दूर वाला। ठीक है, ये मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जिसका रेडियस है R1, और ये मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया जिसका रेडियस है R2। सपोज दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी भी आपको दे दी, एंड दैट इज R, लेकिन दूर दूर ले रहे हैं, तो R टेंड्स टू हमें कितना दिया है? इन्फिनिटी। समझ आए? ठीक है। चार्ज भी कुछ कुछ हमें बता दिया। सपोज इस पे चार्ज स्टोर्ड है Q1 और इस पे चार्ज स्टोर्ड है कितना? Q2। ये दे दिया अलग अलग। अब आपको इसे एक कैपेसिटर के तौर पे देखना है, बीच में कुछ और नहीं है, नॉन वैक्यूम है, एयर है, ये सब चीजें हैं। तो सबसे पहली बात, मुझे इसका C निकालना है। तो C निकालने के लिए जो आपका स्टेप फर्स्ट होगा, राइट वोल्टेज। अच्छा अब ये बताओ, वोल्टेज लिखने के लिए क्या आपको इसको कनेक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करना है कि नहीं करना है? नो सर। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो मान लिया कि इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अभी, दैट इज V, दिस इज द वोल्टेज। एक मैंने हाई माना है, एक लो माना है। सपोज ये पोटेंशियल है V1, सपोज इसका पोटेंशियल है V2। तो सबसे पहले V1 लिखो, पहले की वजह से कितना, सबकी वजह से लिखना होता है। पहले के लिए पॉइंट सरफेस पे है तो कितना होगा बताओ? KQ1/R1। और दूसरे के लिए ये बहुत दूर है, R टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर आप उसका सारा चार्ज समेट के सेंटर पे रखोगे तो बहुत दूर है, तो वो 0 हो गया। अच्छा V2 कितना? V2 पहले की वजह से तो 0, हाँ पहले की वजह से 0 और दूसरे की वजह से KQ2/R2। तो आपका जो V होगा, V1 - V2, कोई एक हाई कोई एक लो, K कॉमन, Q1/R1 - Q2/R2। तो आपका V निकल के आया Q1R2 - Q2R1 अपॉन 4πε0 R1R2। ये बताओ भाई, V आ गया समझ?
कैसे निकाला हमने। यस सर। अब आता है स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर अब हमारा आता है सेकंड कि फाइंड चार्ज स्टोर्ड, जिसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चार्ज स्टोर्ड निकालने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा, करना नहीं है लेकिन बस एज्यूम करना पड़ेगा कि आपने इन दोनों को किससे ज्वाइन कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर से। दिस इज इमेजिनरी कंडक्टिंग वायर, क्योंकि ये करना ही नहीं तो ये कैपेसिटर खत्म होगा, फिर तो चार्ज स्टोर ही नहीं रह पाएगा। दिस इज इमेजिनरी कंडक्टिंग वायर। ये हाई है लो है तो इधर से इधर कुछ चार्ज चल के जाएगा, और वो जो चार्ज चल के गया उसे ही हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यही दरअसल इस कैपेसिटर की खासियत थी कि इसने इतना चार्ज रोका हुआ है जिसको जाने नहीं दे रहा है। तो हम एक चीज जानते हैं, शायद आपको याद होगा, ये दूर दूर वाले कंडक्टर मैंने करवाए थे, कि फाइनली Q1 बाई Q2 निकल के आता है R1 बाई R2। याद होगा ना यार, ये तो बार बार आ रहा है। यस सर। कि ये जब फ्लो कर लेंगे तो फाइनली Q1 बाई Q2 निकल के आएगा R1 बाई R2। ठीक है, यानी कि मैंने बताया था कि जितना टोटल चार्ज उसको R1:R2 रेशियो में बांटो, एंड Q1 प्लस Q2 तो आपका भाई चार्ज कंजर्वेशन वही होगा। ये आपके स्कूल में जब क्लासेज होती थी उसमें करवाए थे ये वाले टॉपिक, यस सर। है ना। तो देखो मेरे लिए लिखना आसान है, तो Q1 होगा Q1 जो भी टोटल चार्ज है उसके R1 प्लस R2 इससे कीजिए और R1 पार्ट्स इसको दीजिए, और जो Q2 होगा जो भी टोटल चार्ज है उसके R1 प्लस R2 इससे कीजिए और R2 पार्ट्स इसको दीजिए। आप बताओ क्या Q1 और Q2 समझ आ गया? ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या रेशियो में कैसे डिवाइड किया है? नो सर। या किसी को इसमें डाउट हो ये कहां से आया? फाइनली पोटेंशियल सेम कर देंगे उससे आता है, ये करवा रखा आप देखना अपनी कॉपी में। अच्छा जी, अब सुनो, तो चार्ज ट्रेवल कितना करके गया? इस पे पहले कितना था Q1 और इस पे अब कितना है छोटा Q1, और निकल गया Q। कर देंगे। तो Q को मैं लिख सकता हूं Q माइनस Q1। ठीक है, यस सर। ये आपका बना कैपिटल Q माइनस R1 इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये कैपिटल Q नहीं, इस पे Q1 था तो ये Q1 माइनस Q1 ये बनेगा। आ रहा है ये समझ में? ठीक है, आपने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम बना R1 प्लस R2। हाँ तो बताओ ऊपर क्या आएगा? एक टर्म आएगी Q1 R1, एक टर्म आएगी Q1 R1, उससे इसकी माइनस वाली पहली टर्म कट जाएगी Q1 R1। समझ आ रहा है? यस सर। एक टर्म बचेगी Q1 R2, वो मैं लिख रहा हूं, और एक माइनस की टर्म बचेगी Q2 R1, वो भी मैंने लिख दिए। इक्वेशन नंबर 2। अभी बताओ कि आपको चार्ज स्टोर्ड और वोल्टेज लिखनी आ गई कि नहीं? स्टेप 2 फिर से बताना। क्या फिर बताऊं? स्टेप 2। स्टेप सेकंड चार्ज स्टोर्ड का देखो, स्टेप सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ढंग से सीखिए कि कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर्ड का मतलब क्या है। चार्ज स्टोर्ड का मतलब है कि इस कैपेसिटर ने कितने चार्ज को जाने से रोका हुआ है। मतलब अगर मैं दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर लगा दूं तो कितना चार्ज इधर से उधर ट्रेवल कर जाएगा, दैट इज द चार्ज स्टोर्ड। तो मैंने माना कि मैंने एक इमेजिनरी कंडक्टिंग वायर मान ली और उसकी वजह से चार्ज Q फ्लो करके चला गया, और ये फ्लो होने के बाद मैंने माना कि इस पे चार्ज बचा है Q1 और इस पे चार्ज बचा है कितना Q2। अगर मैंने कनेक्ट कर दिया होता तो अगर इस पे पहले था कैपिटल Q1 और अब है स्मॉल q1 और निकल गया Q, तो मैं Q को ये लिख सकता हूं Q1 माइनस Q1। ठीक है, तो मैंने पहले तो अपना Q1 निकाला। ये जिसने अभी दोबारा पूछा है, शायद जो भी है, अक्षय आपने पूछा है, किसने पूछा है? यस सर। हाँ तो सुनो, ये क्या ये याद है क्या आपको कि फाइनली चार्ज डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेडियस में डिवाइड होता है? यस सर।
तो Q1 बाई Q2 ये बनेगा, और टोटल चार्ज जो है वही तो बटना है, वही बटना है। तो रेशियो कैसे किया, इसमें कंफ्यूजन है, रेशियो कैसे किया ये डिवीजन के। यस सर। देखो कभी आपको यूं दिया जाए, एक छोटी सी बात बताना मुझे, आपको एक नंबर दे दिया 16, सर आ गया समझ में। आ गया? यस सर। नहीं तो मैं बोल देता हूँ फिर भी, हो गया, लेट Q1 इज R1x, लेट Q2 इज R2x, उन दोनों का सम करके x निकाल लो, तो x आएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन R1 प्लस R2। तो Q1 है R1 इंटू x और Q2 है R2 इंटू ये पूरा x। आ गया ना? हो गया सर। ठीक है, और जो चार्ज स्टोर्ड था, जो फ्लो करके गया, वो ये है। बताओ ये आ गया समझ गई सभी को? यस सर आ गया। अब बताओ तीसरा स्टेप क्या होगा कैपेसिटेंस निकालने के लिए, थर्ड स्टेप Q बाई V करो, Q बाई V कीजिए आप। स्टेप थर्ड आप यहां कीजिए, मैं यहीं पे दिखा देता हूं। फाइंड C बराबर Q बाई V। तो इक्वेशन नंबर 2 से आप इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कीजिए। 2 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास K R1 R2 upon R1 plus R2। देखो खास बात ये कि क्या Q1 Q2 कट जाने हैं क्या? कट जाएगा ये पूरा पूरा, ठीक है, ये पूरा ऊपर जाएगा तो क्या आएगा सर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 plus R2। R1 प्लस R2। मेरे पास कैपेसिटेंस आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर आपको दो दूर दूर रखे हुए स्फेरिकल कंडक्टर्स दे रखे हो, एक का रेडियस R1 हो, एक का रेडियस R2 हो, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा उस अरेंजमेंट का, वो ये होगा। अब आप ये बताओ, क्या ये कैपेसिटर इस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि चार्ज दे रखा था कि नहीं दे रखा था? क्या इसमें कहीं Q1 और Q2 आए हैं क्या? नहीं आए। एक रजिस्टिव वायर होती है, एक रजिस्टिव वायर है, उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है। क्या वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। वो उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। जब करंट फ्लो करेगा तो V बाई आई 10 होगा। ऐसे ही इसकी एक अपनी कैपेसिटेंस है। ये जब आप चार्ज स्टोर करोगे तो Q बाई V की वैल्यू इसके बराबर होगी। आप बताओ क्या ये पहला पार्ट समझ आ गया? ठीक है, मतलब दो बहुत दूर दूर आपने इस तरह से कंडक्टर ले लिए तो उसका भी आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। और हमने शुरुआत एक्चुअली अक्सर पैरेलल प्लेट से शुरुआत करते हैं। हमने पहले एक अच्छा सा टॉपिक लिया इसमें, स्फेरिकल कैपेसिटर, जहां से हम शुरू करके जा रहे हैं। अब एक और चीज, बाई कन्वेंशन। आप पहले तो ये बताओ क्या तीनों स्टेप आपके नोट हो गए हैं? ठीक है, अब देखो एक अक्सर ऐसा होता है कि जब जो प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर की, एक पे चार्ज Q दिया जाता है तो दूसरे पे माइनस Q दिया जाता है। तो इसके बाद लिखो स्पेशल केस। इसके बाद लिखिए स्पेशल केस। यू लिखो यूजुअली। स्पेशल केस में आप ये लिखिए यूजुअली Q1 इज इक्वल टू Q एंड Q2 इज इक्वल टू माइनस Q। अक्सर ऐसा किया जाता है कि जो Q1 होता है वो Q होता है और Q2 जो होता है वो माइनस Q होता है। अक्सर आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते हैं इन पे, मतलब दो प्लेट्स पे। तो स्टेप फर्स्ट लिख के डायरेक्ट इक्वेशन 1 उठाओ और Q1 की जगह Q रखो और Q2 की जगह माइनस Q रखो। देखो क्या आ रहा है, सीधा आप लिखिए स्टेप फर्स्ट।
ये राहुल कोने में लगभग 20 बार एंट्री दे चुका हूं। हाँ जी बताओ, वी कितना है स्टेप फर्स्ट में? अगर आपने Q1 की जगह Q रखा और Q2 की जगह माइनस Q रखा तो ये बना QR2 माइनस माइनस प्लस QR2 QR1 इधर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2। तो मतलब मेरा V आ गया Q कॉमन R1 प्लस R2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2। बताओ पहला स्टेप आया समझ? यस सर। ठीक है। दूसरा स्टेप, स्टेप सेकंड पे चलो, चार्ज स्टोर्ड Q। अब वो आप देखिए कि चार्ज स्टोर्ड Q कितना है। डायरेक्ट इसमें पुट कीजिए। Q1 की जगह Q इंटू R2 माइनस माइनस प्लस Q हो जाएगा इंटू R1 और नीचे है R1 प्लस R2। तो अगर आप ऊपर Q कॉमन लोगे तो ऊपर भी R1 प्लस R2 बचा और नीचे भी R1 प्लस R2, यानी कि स्मॉल Q बराबर क्या आ गया? कैपिटल Q। बताओ भाई समझ आया? देखो अब एक खास बात ये, मैं आगे अभी बढ़ूंगा। अगर दो प्लेट्स ऑफ द कंडक्टर पे, एक पे Q चार्ज है एक पे माइनस Q चार्ज है, ये दूर दूर ये रखे हुए थे कंडक्टर्स, स्फेरिकल कंडक्टर, तो चार्ज स्टोर्ड कितना है? अगर एक पे Q था एक पे माइनस Q था तो चार्ज स्टोर्ड कितना है? Q। अब इसमें सुनो, दो तरह के कंफ्यूजन होते हैं। आधे बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो जीरो होना चाहिए था, वो तो टोटल चार्ज ही देख लेते हैं, वो नहीं होता कैपेसिटर का चार्ज। और आधे बच्चे सोचते हैं कि ये Q और माइनस Q का मोड ले लिया वही इसलिए Q बोल दिया। क्या ऐसा कुछ रीजन है क्या? इस तरह का कोई कारण है? कुछ नहीं है। इसका कारण ये है कि अगर आप उन्हें कनेक्ट करते तो इतना चार्ज फ्लो करके जाता, इसलिए उसे हम बोलते हैं चार्ज स्टोर। और अब कर दीजिए स्टेप थर्ड, वो जो ऊपर लिखो क्या चार्ज स्टोरेज कैपिटल Q आ गया, मतलब सारे चार्ज। और क्या सारा चार्ज चला जाएगा उस पे, इस पे भी जीरो हो जाएगा, उस पे भी जीरो हो जाएगा। भाई इस पे Q था उस पे माइनस Q था, आपने चार्ज स्टोर निकाला, कनेक्ट करते ही सारा का सारा चार्ज चला जाएगा। ये तो अपने आप ये फॉर्मूले कह रहे हैं जो निकल के आए थे, यानी कि इस पे भी जीरो हो जाएगा और उस पे भी जीरो हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो ये चार्ज स्टोर्ड कैपिटल Q हो गया है। और आप ये बताओ क्या तीसरे स्टेप में कोई फर्क पड़ा है क्या आंसर में या किसी चीज पे? नहीं पड़ा। तो एक तो ये हमें ये दिखा रहा है कि चार्ज कितना है कितना नहीं उस पर कभी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। चार्ज कितना है कितना नहीं है उस पर कभी भी कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी बात, अगर दो कंडक्टर्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे रखे हों, एक पे Q दे रखा है एक पे माइनस Q, तो चार्ज स्टोर्ड कितना होता है? Q। अब इसमें मैं फिर बता दूं, यूं रटने वाली बात नहीं है कि Q माइनस Q तो भाई वैसे ही Q बोल दिया, वैसे ही Q नहीं बोला है फॉर्मेलिटी में। ये रीजन है कि अगर आप कनेक्ट करोगे तो Q चार्ज चल के जाएगा। तो चलिए बताओ क्या स्फेरिकल कंडक्टर ये वाला समझ आ गया जब आपने दूर दूर रखे हुए थे? ठीक है, अब एक बार इन्हें कंसेंट्रिक बना के देखते हैं तो क्या होगा। देखो यहां फॉर्मूला आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी में दोबारा से हम स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं, यूं लिख दो हेडिंग, स्फेरिकल कैपेसिटर विद कंसेंट्रिक प्लेट्स।
Yes, sir. spherical capacitor with concentric plates. करें स्टार्ट? हेडिंग डाल दी आपने? Yes, sir. ठीक है। मान लो एक बड़ा वाला रेडियस R2 मैंने बोल दिया और छोटे वाला रेडियस R1, ये दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स मान लिए। एक का रेडियस R1, एक का R2, टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स, बोलेंगे इनको भी प्लेट्स ही। दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मान लो एक पे चार्ज आपने देके छोड़ दिया Q1, एक पे चार्ज देके छोड़ दिया Q2। क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू Q1 Q2 पे डिपेंड करने वाली है कि नहीं, जो अभी तक आपको समझ आया? बताओ। No, sir. बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करेगी। चलिए तो लिखवाओ स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखते थे? Voltage. वोल्टेज। वोल्टेज लिखने के लिए आपको कोई और कनेक्शन नहीं करना है, कोई वायर से ज्वाइन नहीं करना है। मान लिया मैंने इसकी वोल्टेज है V1, इसकी वोल्टेज है V2, पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2, और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। तो मुझे V लिखना है, तो पहले मैं V1 लिखूं। अब दूसरे का असर खत्म नहीं होगा। पिछले केस में एक यही था तो दूसरा काम आना था हमने इंफिनिटी पे। पिछले केस में एक यहाँ था तो माइक ऑफ रखो आप यार, जिसका भी जिसकी तरफ से डिस्टर्बेंस है ना। सर आप म्यूट कर दो। या म्यूट में नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज म्यूट में फिर मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा। क्या है बताओ? V1 बताओ, V1 कितना है? यहाँ का पोटेंशियल पहले की वजह से कितना है? पहले के लिए तो ये सरफेस KQ1/R1, और यहाँ का पोटेंशियल दूसरे के कारण कितना है? उसके लिए अंदर है तो KQ2 बाई उसका रेडियस, और रेडियस कितना? R2। V1 लिखना आ गया, ठीक है। अब मैं लिखूं V2। V2 कितना? पहले के लिए पॉइंट बाहर है, अगर बाहर होता है तो सारे चार्ज को समेट के कहाँ रख देते हम? सेंटर पे। तो KQ1/R2, और दूसरे के लिए तो सरफेस पे ये KQ2/R2। अभी जो आपने पिछला स्फेरिकल कैपेसिटर लिया जिसमें वो सेपरेटेड थे अच्छे से, उसमें एक टर्म जीरो बन रही थी क्योंकि दूसरा चार्ज बहुत दूर था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब जो V होगा V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2 करोगे तो ये तो कैंसिल, तो ये कितना बचा? KQ1/R1 माइनस KQ2/R2। तो आपका V आ रहा है एलसीएम R1R2 ऊपर Q1R2 माइनस Q2R1, और ये नीचे 4πε0। अब तो मैं थोड़ा फास्ट चल सकता हूं। आप बताओ, पहला स्टेप समझ आ गया? क्लियर है ना सभी को? अब आता है स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड, इसमें मुझे क्या निकालना होगा? राइट चार्ज स्टोर्ड Q। देखिए आप
ये कैसे लिखेंगे ये आप लिखिए। हाँ भाई, चार्ज स्टोर्ड कितना होगा? देखिए, आपने इनको कनेक्ट किया, आपने इन दोनों को कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज फ्लो करके जाएगा अंदर से बाहर। कब तक फ्लो करके जाएगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक ये फ्लो करके जाएगा। ठीक है, अब आप ये बताओ ये Q कितना होगा? ये Q कितना होगा ये आपको बताना है। Q1 minus Q2 by 2. It will flow until potential becomes same। ये तब तक फ्लो करेगा। तो ये आपका होमवर्क है और इससे फिर आपको इसका कैपेसिटेंस लिख के लाना है कि ये जो बनेगा इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा। मैं आपको आंसर दूं कि ना दूं कैपेसिटेंस का? चलो ठीक है, आप ये तो बताओ पिछले का क्या आया था, जो आपने अभी फार अवे वाले केस लिए थे उसका क्या आया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन नीचे क्या आया था ये बताओ। ये आया था अभी जो फार अवे वाला केस है। यस सर। इससे मिलता जुलता आंसर आएगा, इससे मिलता जुलता आंसर आएगा और आपको ये देखना है कि क्या होगा। बिल्कुल इसी फॉर्मेट का होगा, थोड़ा बहुत अलग होगा। तो ये आप होमवर्क के लिए लेके चलें। कर पाएंगे ना कंप्लीट, क्या करना है क्या नहीं? यस सर। और फिर अगर आपसे हो जाता है, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही आंसर आएगा, आप देखना उसमें मिलता जुलता, आपको आइडिया हो जाएगा सही है गलत है। अगर आपसे हो जाता है तो उसमें यूजुअल केस और दिखाइए। यूजुअल केस, स्पेशल केस कौन सा? स्पेशल केस कौन सा कि एक पे Q मान लेंगे और Q हाँ, और एक पे -Q। और हर बार आपका आंसर चार्ज से इंडिपेंडेंट आना चाहिए। हर बार आपका आंसर चार्ज से बिल्कुल इंडिपेंडेंट आएगा, बिकॉज कैपेसिटेंस की वैल्यू इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती कि चार्ज कितना है। अब मैं 5 मिनट रिवाइज करवाता हूँ आज की क्लास, बिकॉज बार बार मुझे लग रहा है यार, एक तो बताओ राहुल बच्चा कौन है आपकी क्लास में? तो ये कौन है राहुल जो करीब 10-15 बार आ लिया, एंट्री देता हूँ फिर बाहर हो जाता है, फिर आता है ये। चलो कोई नहीं। निखिल आप हो अभी क्लास में? निखिल आप भी बीच बीच में बाहर अंदर इस तरह से जा रहे थे, आ रहे थे, या हो सकता है नेटवर्क। हाँ ठीक है, मैं इसीलिए एक बार रिपीट करता हूँ 5-7 मिनट। हमने आज शुरुआत की कैपेसिटेंस से। कैपेसिटेंस से पहले डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन बचा हुआ है, लेकिन उसको हम कैपेसिटेंस में इंक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि पोटेंशियल तक का पार्ट हम पीछे करके आए हैं। तो वो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन अलग से कोई चैप्टर नहीं, कैपेसिटेंस में ही डाल दिया है वो। तो अब हम कैपेसिटेंस से अपनी काम को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहली बात मैंने मीनिंग बताया कैपेसिटेंस का। क्वालिटेटिव मीनिंग क्या है, क्या मतलब है किसी अरेंजमेंट की ये कैपेसिटर, किस प्रॉपर्टी को आप कैपेसिटेंस बोलेंगे? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। और ये बड़े काम का होता है। आपके जो मोबाइल आईसीयूज होते हैं उनमें कैपेसिटर बैंक यूज होते हैं। मोबाइल आईसीयू मतलब वो जो आईसीयू नहीं, एम्बुलेंस में मोबाइल जैसी सुविधा होती है, उनमें चार्ज कैपेसिटर के हाथ होते हैं, उनमें एनर्जी स्टोर होती है। पेशेंट को अचानक से एनर्जी देनी पड़ती है तो वहां ये काम आते हैं इस तरह से। मतलब मैं मेडिकल लाइन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल चर्चा में मेडिकल लाइन ही है, जिस तरह का दौर चला आ रहा है उस तरीके से। तो क्वालिटेटिव मीनिंग तो हो गया एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, या यूं कहें एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी बाय स्टोरिंग द चार्ज, ये होता है। क्वांटिटेटिव मीनिंग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम निकालें कैसे कैपेसिटेंस। तो इसकी डेफिनेशन हुई Q/V, लेकिन ना तो इसी Q पे डिपेंड करेगा ना ही इसी V पे डिपेंड करेगा। अच्छा जी, अगर मैं Q/V की बात करूं
यहाँ पे V तो एक नॉर्मल सी चीज है कि दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स जो हम बोलते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब बीच में एक नॉन कंडक्टर था। ठीक है, ये तो आ गया समझ। लेकिन जो बात नहीं पता होती अक्सर बच्चों को वो है चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर का क्या मतलब है। चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर का मतलब है कि अगर मैंने बीच का नॉन कंडक्टर हटा के उनके बीच में कंडक्टिंग वायर लगा दी जाती, मतलब नॉन कंडक्टर पड़ा रहे लेकिन मैंने कंडक्टिंग वायर लगा दी होती, तो कितना चार्ज एक से दूसरे में फ्लो करके जाता। दैट चार्ज फ्लोन इज कॉल्ड द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। ये तो टर्म अच्छे से क्लियर होगी अब। यस सर। ठीक है, दूसरी बात, ये क्यू निकलेगा कैसे। हर बार आप कैसे भी करके फाइनल चार्ज निकाल लो, फाइनल चार्ज निकाल लो। अब इनिशियल में से फाइनल घटा दो, वो है चार्ज फ्लो। तो हमने इस चीज का यूज किया। फिर हमने स्फेरिकल कैपेसिटर से शुरुआत की। देखो 2-3 होते हैं जो हमें पढ़ने, ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल के बाद हम लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही कम डिटेल में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आपके एनसीईआरटी बुक में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे एक न्यूमेरिकल है। स्फेरिकल कैपेसिटर कंसेंट्रिक वाले पे शायद एक एक्सरसाइज में एक्सप्रेशन बोल रखा है। आप एक बार बुक खोलो यार, एनसीईआरटी बुक रखी है आपके पास, यस सर। उसमें यूं देखो जो एडिशनल एक्सरसाइज होंगी सेकंड चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं है याद, क्वेश्चन नंबर तो मुझे नहीं है याद। क्या उसमें कहीं कोई ऐसा डायग्राम है कि 2 स्फीयर बना रखे हैं और कैपेसिटेंस कुछ इस टाइप का नीचे माइनस हो, मतलब इस टाइप का कोई फॉर्मूला निकलवा रखा है वहां, बोला कि प्रूव कीजिए। यस सर। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? 2.29 2.39 तो 39 में, चलो हाँ 29 है। उसमें क्या स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला मांगा है, बस वो नीचे प्लस की जगह क्या हो रहा होगा, माइनस। तो आपको एक तरह से आंसर भी पता लग गया। लेकिन मुझे नहीं ध्यान, उसमें हो सकता है क्यू और माइनस क्यू दे रखे हो मे बी, क्यू और माइनस, तो वो एक यूजुअल केस हो गया। हम तो जनरल केस ले रहे हैं, तो आप पहले ये करोगे फिर वो करोगे, तो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसके साथ ही। ठीक है, जो आपका ये दूसरा है ना, ये यूजुअल केस जब आप लिखो उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर डाल लेना बुक का, कि क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट समथिंग जो भी है। करोगे ना ये वाला काम? यस सर। ठीक है, दूसरी बात, सर हाँ इसमें वोल्टेज चेक करने एक बार सही है क्या? इस वाले से गलत कर रखा है आपने इधर। आपने Q1 by R2 ले रखा है और नीचे V1 minus V2 कर रखा है। यहाँ ये तो KQ1 कॉमन है और ये क्या बचेगा, R1 R2 माइनस R1, यही बचेगा। यस सर। ठीक है, अब सुनो, ये आगे आप कर लोगे ना? यस। देखो मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में एक आइडिया दे दिया था स्फेरिकल का, इस लेक्चर के शुरुआत में। क्या इस लेक्चर की शुरुआत में एक आइडिया नहीं दिया था कि अंदर वाला चार्ज बाहर चला जाता है, बाहर कुछ भी हो ना हो, है ना? आप जानते भी हैं, तो आप उससे अपना कंप्लीट करना। और आपके पास ये आंसर भी है अब तो, कि नीचे माइनस आ जाना है R2 माइनस R1। ये मतलब मैं तो चाहता हूँ हर बच्चा ये काम अपना कंप्लीट करके रखे। और ये धन्यवाद आपका, बिकॉज अगर ये सही नहीं किया होता ना आपने, तो फिर आपका आंसर ही नहीं आता। वो मैंने इस पे ध्यान दिया नहीं, फिर आप ये चार्ज स्टोर लिखते हो कटता ही नहीं, फिर तो ये दिक्कत हो जाती। ठीक है, अभी तो सभी को समझ आ रहा है क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब सुनो, उसी क्वेश्चन से थोड़ा 1 2 3 नीचे जाओगे तो आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे एक सवाल मिलेगा, न्यूमेरिकल। यस सर। वो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 132। तो सर एक बार साइड हो, 1 मिनट। तो कल की जो शुरुआत होगी ना, कल के लेक्चर की जो शुरुआत होगी, एक तो ये अपना कंप्लीट हो जाएगा, वो तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा, आपने कंप्लीट कर ही दिया होगा। और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वाला सवाल लेंगे और फिर हम चलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे और डिटेल में फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे। तो आज ये बताओ, कैपेसिटर का मीनिंग अच्छी तरीके से समझ आ गया है आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आगे हम
कल कंटिन्यू करते हैं इस काम को, कैपेसिटर वाले काम को। ठीक है भाई, और कोई कुछ कहना चाहे, कुछ पूछना चाहे इसमें? सर शाम को क्लास है। हाँ बिल्कुल है, उसमें आप क्या आज क्या डिस्कस करेंगे? एक तो वो क्वेश्चन नंबर हमारे कहाँ तक हो गए थे? सर 6 बजे 19 तक। हाँ, तो हो सकता है 6 में आपको डाउट्स तो है कि नहीं है? हाँ भाई, उन 6 में डाउट्स हैं कि नहीं है, पहले बताओ। चलो, आज शाम का जो पहला काम है वो है 20 से 25। पहला काम ये है 20 से 25। ठीक है, उसके बाद टाइम बचता है नहीं बचता वो हम देखेंगे। 20 से 25 तक मैं बोर्ड पे कराऊंगा। बोर्ड पे जिस तरह से हम जो नॉर्मल क्लास लेते हैं उस तरीके से, उस वाले की बजाय बोर्ड पे हम करेंगे। तो ठीक है, फिर उससे आगे फिर देखते हैं बाद में। एक पेपर आपका मैंने लिया था वो अलग से 45 सवाल का। यस डाउट्स आपके उसके भी बच रहे होंगे। यस सर। ठीक है, उस पे हम आएंगे, लेकिन शायद आज इतना ही हो पाए, बिकॉज इसमें हो सकता है कि आपको 4-5 सवाल करवाने पड़े और उनमें टाइम निकल जाए। 40 मिनट्स की शाम को क्लास होगी, तो उसमें हम देखते हैं। आज पहला काम तो अपना ये पेपर पूरा करते हैं वाला। चलिए आगे, अब कैपेसिटेंस को कल बढ़ाएंगे। ठीक है भाई, रखता हूँ मैं।